हेलो दोस्तों, मैं मनीष गुप्ता गोल फैक्टर में आपका स्वागत करता हूं। आज हम 29 और 30 जुलाई के करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आज का पहला क्वेश्चन है, सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा पत्र में बाघों की संख्या दोगुना करने का लक्ष्य कब तक के लिए निर्धारित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए है 2024, ऑप्शन नंबर बी है 2022, ऑप्शन नंबर सी है 2030, ऑप्शन नंबर डी है 2026। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर वैश्विक बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया गया है। इस अवसर पर बाघों की गणना पर विस्तृत रिपोर्ट जारी की है। मुख्य तथ्य देख लेते हैं। बाघ संरक्षण के लिए उपयोगी कदम और सर्वोत्तम तरीके भारत अन्य देशों के साथ साझा करेगा। रिपोर्ट में भारत में दुनिया की बाघों की आबादी का 70% हिस्सा मौजूद है। बाघों की प्रगति पर प्रकाश डालते हुए पर्यावरण मंत्री स्मॉल कैट की उपस्थिति की एक पोस्टर भी रिलीज की है। ये पीआईबी के ट्विटर अकाउंट से बताया गया है। इंडिया इज अ प्राउड ऑफ इट्स टाइगर एसेट्स कंट्री टुडे हैज 70% ऑफ वर्ल्ड्स टाइगर पॉपुलेशन। और क्या है इस रिपोर्ट में? 4 साल पहले भारत ने रूस के सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा पत्र में बाघों की संख्या दोगुना करने का लक्ष्य 2022 रखा था और इसे 4 साल पहले भारत प्राप्त कर लिया था, जिसकी घोषणा नरेंद्र मोदी जी ने की थी। नेक्स्ट है, तो यहाँ हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 2022। और इसके अलावा बता दें, देश में सर्वाधिक बाघ मध्य प्रदेश राज्य में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक यानी कि AIIB के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के 5वें वार्षिक बैठक में भाग लिया है। इस बैठक में किसने भाग लिया है? ऑप्शन नंबर ए है प्रकाश जावड़ेकर, ऑप्शन नंबर बी है निर्मला सीतारमण, ऑप्शन नंबर सी है डॉक्टर हर्षवर्धन, ऑप्शन नंबर डी है नितिन गडकरी। तो इस बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भाग लिया है, प्रकाश जावड़ेकर जो कि पर्यावरण मंत्री हैं, डॉक्टर हर्षवर्धन जो कि स्वास्थ्य मंत्री और नितिन गडकरी जो सड़क और परिवहन मंत्री हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर के 5वें वार्षिक बैठक में भाग लिया है। इस बैठक में AIIB के अध्यक्ष चुनाव सहित एशिया के विकास में सहायक अगला एक दशक यानी AIIB 2030 विषयक वस्तु पर होने वाली राउंड टेबल जैसे मुद्दे शामिल रहे हैं। आपको बता दें, AIIB कोविड महामारी से मुकाबले के लिए भारत सहित अन्य देशों के लिए $10 अरब की वित्तीय सहायता दी है और जिसकी सराहना वित्त मंत्री ने की है। AIIB की बात करते हैं, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। इसकी स्थापना 16 जून 2016 को की गई थी और इसका मुख्यालय बीजिंग में है। 102 सदस्य देश इसमें जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट है, भारत में नई शिक्षा नीति की शुरुआत कब हुई थी? ये कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। ऑप्शन नंबर ए है 1982, ऑप्शन नंबर बी है 1986, ऑप्शन नंबर सी है 1995 या ऑप्शन नंबर डी है 2002। तो नई शिक्षा नीति की शुरुआत 1986 को हुई थी। तो ये चर्चा में क्यों रहा है, देख लेते हैं। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री रमेश पोखरियाल ने डिजिटल शिक्षा पर भारत रिपोर्ट 2020 जारी की है।
ये है इंडिया रिपोर्ट डिजिटल एजुकेशन पर। देख लेते हैं क्या है मुख्य बातें इसमें। इस रिपोर्ट में डिजिटल एजुकेशन डिपार्टमेंट इस रिपोर्ट को डिजिटल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने तैयार किया है। यह रिपोर्ट एचआरडी मंत्रालय, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की शिक्षक विभागों द्वारा घर पर बच्चों के लिए सुलभ और समावेशी शिक्षा सुनिश्चित करने और सीखने के क्रम में आने वाली बाधा को दूर करने के लिए अपनाए गए अभिनव तरीकों की विस्तृत व्याख्या करती है। ये है रमेश पोखरियाल जी का ट्विटर अकाउंट, जिसमें उन्होंने बताया है, ग्लैड टू लॉन्च इंडिया रिपोर्ट ऑन डिजिटल एजुकेशन 2020 टुडे। The report elaborates the innovative methods adopted by the Education Department of State and Union Territories for ensuring the accessible and exclusive education. भारत में नई शिक्षा नीति 1986 में आई थी, जिसे पुनः 1992 में संशोधित करके लाया गया था। अभी हाल ही में नई शिक्षा नीति पर चर्चा हो रही है और जल्द ही ये लॉन्च होने वाली है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसको डिस्कस करेंगे। डिजिटल एजुकेशन में गुणवत्ता को सुधार के लिए एचआरडी मंत्रालय ने शिक्षकों और छात्रों के लिए कई कार्यक्रम शुरू किए हैं। देख लेते हैं कौन कौन से कार्यक्रम इन्होंने शुरू किए हैं। जैसे दीक्षा मंच हो गया, स्वयं प्रभा टीवी चैनल, शिक्षावाणी और दिव्यांगों के लिए NIOS द्वारा विकसित डेजी ई पाठशाला प्रमुख हैं। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत खाद्यान्न आवंटन को कितने महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। ऑप्शन है 3 महीने के लिए, ऑप्शन बी है 4 महीने के लिए, ऑप्शन सी है 5 महीने के लिए, ऑप्शन डी है 1 साल के लिए। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत अप्रैल में नरेंद्र मोदी जी ने इस पर 1,70,00,000 करोड़ रुपए का पैकेज की घोषणा की थी। बाकी इस योजना की बात करते हैं तो इस योजना को 2016 में लाया गया था। महत्वपूर्ण बातें क्या है इसमें? भारत सरकार ने खाद्यान्न आवंटन के लिए जुलाई से नवंबर यानी 5 माह के लिए इस योजना को बढ़ा दिया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत पहले 3 माह के लिए खाद्यान्न आवंटन योजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा अधिनियम और अंत्योदय अन्न योजना में शामिल 81 करोड़ लाभार्थियों को 5 किलोग्राम चावल या गेहूं मुफ्त प्रदान किया जा रहा है। जुलाई से नवंबर तक 2020 तक PMGKY के कुल आवंटन 200 LMT खाद्यान्न का वितरण किया जाएगा। तो यहाँ हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 5 महीने के लिए। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने भारत और चीन के बीच जारी तनाव के चलते फिर से कितने ऐप पर बैन लगा दिया है? तो इससे पहले 59 ऐप पर बैन लगाया जा चुका है और फिर से 47 ऐप पर बैन लगा दिया गया है। तो आइए देखते हैं। केंद्र सरकार ने भारत और चीन के बीच तनाव के चलते 47 ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया है। इससे पहले केंद्र सरकार ने 59 ऐप पर प्रतिबंध लगाया था, जिसमें टिकटॉक, यूसी ब्राउज़र और हेलो जैसे अन्य ऐप शामिल थे। और अभी जो 47 ऐप पर प्रतिबंध लगा है, ये जो पहले प्रतिबंध हो चुके हैं उन्हीं का एक क्लोन ऐप है। क्लोन यानी लाइट वर्जन ऐप, जैसे टिकटॉक का लाइट वर्जन, हेलो का लाइट वर्जन, ऐसे अन्य ऐप पर बैन लगा दिया है। आपको बता दें, भारत और चीन के बीच गलवान घाटी में तनाव अभी भी जारी है और जिसके चलते 47 ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया गया। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के
जंगल में लगी आग को बुश फायर की घटना हुई है? ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी है अमेरिका, ऑप्शन सी है मैक्सिको, ऑप्शन डी है फ्लोरिडा। WWF के अध्ययन के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया में बुश फायर से 3 बिलियन जानवर प्रभावित हुए हैं। आपको बता दें ये WWF यानी वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर ने एक अध्ययन किया है जो कि 2019 और 20 में बुश फायर, यहाँ बुश फायरस लिख गया है, बुश फायर है, जिसमें 3 बिलियन जानवर, ये जानवर कौन है? कोआला बियर्स, कंगारू और ऑस्ट्रेलिया के अन्य राष्ट्र जो पशु हैं वो मरे हैं और पलायन भी किए हुए हैं। तो इस रिपोर्ट में बताया गया है कि 3 बिलियन जानवर इसमें से प्रभावित हुए हैं। ये है इमेज 3 बिलियन एनिमल अफेक्टेड बाय ऑस्ट्रेलिया बुश फायर WWF, और इट्स वन ऑफ द वर्स्ट वाइल्ड लाइफ डिजास्टर, और इसे बहुत बड़ा वाइल्ड लाइफ डिजास्टर भी माना गया है। इससे ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण पूर्व ऑस्ट्रेलिया में 11 मिलियन एकड़ जो कि यूके का आधा एकड़ हिस्सा है को नुकसान पहुंचा है। WWF वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर जिसके CEO हैं डॉर्मेटो गॉर्मन। तो यहाँ हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। हासीमारा एयरबेस किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर बी है हरियाणा, ऑप्शन नंबर सी है पंजाब, ऑप्शन नंबर डी है महाराष्ट्र। तो हासीमारा एयरबेस क्यों चर्चा में रहा है? कल यानी 29 जुलाई को 5 राफेल जेट का पहला बैच भारत पहुंचा है। राफेल विमान मैरीनेक एयरबेस, सॉरी यहाँ मैरीनेक है, मैरीनेक एयरबेस फ्रांस से 7000 किलोमीटर यात्रा करके अंबाला कैंट हरियाणा में लैंड किया है। भारत में 4 साल पहले इंटर गवर्नमेंट एग्रीमेंट में 36 राफेल के लिए लगभग 5900 करोड़ की डील हुई थी, और पहले राफेल जेट इंडियन एयरफोर्स को अक्टूबर में ही मिल चुके थे। अक्टूबर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह फ्रांस के दौरे पर गए हुए थे, तब ये पहले राफेल जेट मिले हुए थे। अंबाला और हासीमारा एयरबेस में इन्हें रखा जाएगा। अंबाला की बात करते हैं तो अंबाला हरियाणा में है, जो कि भारत और पाक सीमा से 200 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। और हासीमारा एयरबेस की बात करते हैं तो हासीमारा एयरबेस पश्चिम बंगाल में स्थित है, सॉरी पश्चिम बंगाल है। तो हमारा आंसर यहाँ क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री संयुक्त रूप से मॉरिशस के नए उच्चतम न्यायालय भवन का उद्घाटन करेंगे। मॉरिशस के प्रधानमंत्री कौन हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है KP शर्मा ओली, प्रविंद जगन्नाथ, शेख हसीना या इमरान खान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री श्री प्रविंद जगन्नाथ संयुक्त रूप से मॉरिशस के नए उच्चतम न्यायालय का भवन का शुभारंभ करेंगे। मॉरिशस की राजधानी की बात करते हैं तो पोर्ट लुइस है, और इस पोर्ट लुइस में ही भारत की सहायता से बनी पहली बुनियादी ढांचा परियोजना है जिसका शुभारंभ नरेंद्र मोदी जी करेंगे संयुक्त रूप से। भारत ने 5 परियोजना के लिए 2016 में मॉरिशस को 353 मिलियन $US का स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज दिया था, जिसमें से यह पहला प्रोजेक्ट है जो पूरा हो चुका है। इसके अलावा हम बात करते हैं तो PM मोदी मॉरिशस के प्रधानमंत्री के साथ संयुक्त रूप से अक्टूबर 2019 में मेट्रो एक्सप्रेस प्रोजेक्ट फेज़ 1 और एक ENT हॉस्पिटल प्रोजेक्ट का उद्घाटन भी किया था।
इसके अलावा हम मॉरिशस की बात करते हैं तो मॉरिशस की कैपिटल क्या है? पोर्ट लुइस है। ये मैप में आप देख सकते हैं, ये इंडिया है और ये है मॉरिशस। ये मेडागास्कर के पास यहाँ पास स्थित है। ये हम दिखाए हैं मैप में पोर्ट लुइस, जो कि इंडियन ओशन पर स्थित है। थैंक यू। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो गोल फैक्टर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रेस द बेल आइकॉन टू गेट अनदर अपडेट।